जय हिंद साथियों, मैं इंद्रेश कुमार कपूपरा कंपटीशन स्टडी के इस मंच पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। भारतीय राज्य व्यवस्था की श्रृंखला में आज आपके साथ बात करूंगा मैं राष्ट्रपति को प्राप्त उसकी वित्तीय शक्ति, वित्तीय शक्ति, सैन्य शक्ति एवं न्यायिक शक्ति, साथ ही साथ उसको जो प्रिविलेजेज उन्नतियां प्राप्त है उस पर भी मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। जैसा कि हर एक वीडियो में मैं बताता हूं, राज्य व्यवस्था का कोई भी टॉपिक हो उससे जितने पर्सन बन सके उतने बढ़ाने की आप लोगों को कोशिश करनी चाहिए और जितने बन पाते हैं उतने बढ़ाने की मैं भी कोशिश करता हूं। और इसके साथ साथ हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि अब तक किस टाइप के क्वेश्चंस पर्सन आ चुके हैं, जिससे हमारे दिमाग में उस प्रकार का एक सैंपल हमारे माइंड में रहेगा तो हम उस हिसाब से तैयारी कर पाएंगे। चलिए अब हम डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं। हमारा आज का जो विषय है सबसे पहले वो है राष्ट्रपति को प्राप्त न्यायिक शक्ति। आपको विदित होगा कि मैं अपनी शुरुआत हमेशा अनुच्छेद से करता हूं, क्योंकि संविधान में जो बातें दी गई है उनका उल्लेख किसी न किसी संविधान में अनुच्छेद में दिया गया होता है। और न्यायिक शक्ति के विषय में हमें बताता है भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को किस टाइप की न्यायिक शक्ति प्राप्त है उसका पूरा उल्लेख दिया गया है। 72 में लिखा गया है कि राष्ट्रपति संविधान द्वारा बनाई गई किसी विधि के विरुद्ध अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है तो इस टाइप के अपराधी को जब सर्वोच्च न्यायालय अंत में अपनी सजा फाइनल कर देता है तो उसके सामने एक ऑप्शन बचता है, वो राष्ट्रपति के सामने दया याचिका यानी पिटीशन लगाना। इसी प्रकार जब कोर्ट द्वारा किसी व्यक्ति को सजा सुनाई जाती है, मार्शल कोर्ट यानी जो मिलिट्री की कोर्ट होती है, उसमें अगर किसी भी सोल्जर को एज ए क्रिमिनल उसको सजा सुनाई जाती है तो वह क्रिमिनल भी अपनी लास्ट पिटीशन राष्ट्रपति के सामने लगाता है। अब प्रश्न ये आता है कि ऐसा राष्ट्रपति क्यों करता है। देखिए, ऐसा दो कारणों से करता है। तो इसमें पहला कारण जो है वो है कि न्यायिक भूल को सुधारना। ये जरूरी नहीं कि न्यायिक भूल हमेशा होती है, लेकिन जो जजेज होते हैं आप जानते हैं कि वो भी आखिर इंसान होते हैं। हो सकता है कोई निर्णय देते समय उनसे कोई न्यायिक भूल हो गई हो, तो उस न्यायिक भूल को सुधारने के लिए वो अपना निर्णय पलट सकता है जो कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनाए गए हैं। दूसरा आता है असंवैधानिक। हालांकि इसकी संभावना न के बराबर रहती है। असंवैधानिक निर्णय घोषित होने पर आपको यह विदित होगा कि सर्वोच्च न्यायालय जब भी अपना कोई निर्णय सुनाता है तो वह संविधान के सभी तथ्यों का ध्यान रखता है, प्रस्तावना को अपने माइंड में रखता है और इस प्रकार किसी भी निर्णय में त्रुटि होना बहुत कम है। मैं ये नहीं कह सकता कि नहीं हो सकती, लेकिन संभावना बहुत कम है। फिर भी राष्ट्रपति का निर्णय का यह फर्ज बनता है कि यदि किसी कारण से सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कोई असंवैधानिक निर्णय सुना दिया गया है तो उसको सुधारना। अब राष्ट्रपति को प्राप्त उन 5 प्रकार की न्यायिक शक्तियों के बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले इसमें आता है क्षमा यानी पार्डन। किसी भी प्रकार की सजा सुनाई गई हो, यदि राष्ट्रपति उसको क्षमा कर देता है तो हर प्रकार की सजा माफ मानी जाती है। जब कोई क्रिमिनल अपनी पिटीशन लगाता है, कोई अपराधी अपनी दया याचिका राष्ट्रपति के सामने लगाता है तो क्षमा प्रदान करने पर उसके हर प्रकार का दंड माफ हो जाता है। दूसरा इसमें आता है लघुकरण। लघुकरण में राष्ट्रपति किसी अपराधी को सुनाई गई सजा के स्वरूप को बदल देता है। यानी यदि किसी अपराधी को मृत्युदंड दिया गया है
तो उसे राष्ट्रपति आजीवन कारावास में बदल देता है। यही लघुकरण कहलाता है। पॉइंट थर्ड इसमें आता है परिहार। परिहार का मतलब है कि सजा कोई प्रकृति को बदले बिना उसकी अवधि को कम करना। यदि किसी अपराधी को आजीवन कारावास सुनाया गया है तो उसको 10 साल की सजा में बदलना, यह हो गया परिहार। उसके बाद में पर विलंबन। पर विलंबन का तात्पर्य है कि प्रकृति को चेंज किए बिना सजा को कुछ समय के लिए सस्पेंड कर देना, स्थगित कर देना, यह कहलाता है पर विलंबन। ये विशेष परिस्थितियों में होता है जो कि कुछ समय अस्थायी समय के लिए उसे रोका जाता है। और सबसे लास्ट में पांचवा जो आता है वो है विराम। यदि किसी अपराधी को कोई असाध्य बीमारी है या कोई विशेष परिस्थितियों में से वह गुजर रहा है, जैसे कोई प्रेग्नेंट लेडी है, प्रेगनेंसी की कंडीशन में यदि उसे मृत्युदंड की सजा सुनाई गई है तो वो मृत्युदंड की सजा उस प्रेगनेंसी की दशा को ध्यान में रखते हुए उसे आजीवन कारावास में बदल दिया जाएगा। इसी प्रकार यदि कोई असाध्य बीमारी से ग्रस्त है तो उसको भी आजीवन कारावास में बदल दिया जाता है। तो ये आता है विराम में। राष्ट्रपति को ये प्राप्त पांचों शक्तियों को हम राष्ट्रपति की एक क्या कह सकते हैं, न्यायिक शक्ति कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये जो न्यायिक शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है ये न्यायपालिका से स्वतंत्र है। न्यायपालिका का इस पर कोई भी किसी भी प्रकार का नियंत्रण नहीं है। दूसरी बात, राष्ट्रपति को ये जो न्यायिक शक्ति प्राप्त है ये सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक पुनरावलोकन के तहत नहीं आती है, जुडिशियल रिव्यू में नहीं आती है। और इसके साथ साथ कुछ और भी तथ्य है, जैसे मान लीजिए किसी ने पेटिशन लगाई और राष्ट्रपति ने उसे रिजेक्ट कर दिया, तो वह सेकेंड टाइम नहीं लगा सकता। अर्थात एक बार यदि पेटिशन लगाई और राष्ट्रपति ने उसे खारिज कर दिया तो अपराधी यानी जो याचिका करता है वह दोबारा पेटिशन नहीं लगा सकता। फिर दूसरा इसमें आपको याद रखना है कि ये जो राष्ट्रपति को न्यायिक शक्ति प्राप्त है ये मौलिक अधिकार में नहीं आती। कोई भी याचिकाकर्ता ये नहीं कह सकता कि मुझे राष्ट्रपति के समक्ष जो न्यायिक याचिका लगाई गई है उसमें सुनवाई करने का अधिकार मेरा मौलिक अधिकार है और राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार के तहत मेरे मामलों को सुनना है। तो ऐसा वो नहीं कह सकता, ये मौलिक अधिकार में नहीं आता है। इसके अलावा आपको यह भी याद रखना है कि राष्ट्रपति जो भी निर्णय लेता है, जो भी न्यायिक शक्तियों का प्रयोग करता है, यहाँ पर यह महत्वपूर्ण बात है कि ये जो भी शक्तियों को दी गई है इनको सजा सुनाना वह काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, हिंदी में कहें तो मंत्री परिषद के कहने पर वह अपने निर्णय लेता है। यानी ये पांचों शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति अपनी मर्जी से नहीं करता है, बल्कि इनका प्रयोग मंत्री परिषद की सिफारिश पर करता है। यानी निर्णयों को बदलना, उनकी प्रकृति को बदलना, बिना बदले समय को कम करना, जो भी शक्ति प्राप्त है उनका प्रयोग राष्ट्रपति कैबिनेट यानी मंत्री परिषद की सिफारिश पर करता है। अब यहां पर न्यायिक शक्तियों में अंतिम जो पॉइंट वो है उसका उल्लेख मैं करूंगा अनुच्छेद के साथ। अनुच्छेद 143। अनुच्छेद 143 में क्या दिया गया है? राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से समय समय पर कानूनी सलाह लेने का अधिकार है। जब भी जरूरत होगी राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से कानूनी सलाह लेगा। इसका उल्लेख अनुच्छेद 143 में है। यानी सुप्रीम कोर्ट एक लीगल काउंसिल या यूं कहें एक वैधानिक सलाहकार के तौर पे काम करता है। लेकिन क्या ये जरूरी है कि सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को अपनी कानूनी सलाह देने के लिए बाध्य है? तो आपको याद रखना है, यदि मामला सार्वजनिक महत्व का है, ठीक है, यदि मामला सार्वजनिक महत्व का है तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट क्या है? बाध्य नहीं है, वो मना कर सकता है यदि मामला सार्वजनिक महत्व का है। जैसे राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद पे जब
सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांगी तो सर्वोच्च न्यायालय ने देने से मना कर दिया। और इसके अलावा कोई भी मुद्दा आता है तो वहां राष्ट्रपति को सलाह देनी होती है। जैसे बेरोबारीवाद आया था, बेरोबारीवाद आपको याद होगा, बेरोबारीवाद बना बहुत अच्छा वाद है। ये भारत संघ का ये जो निर्णय था 1960 का मामला, ये बेरोबारी जो कि भारत में जब पश्चिमी पाकिस्तान ने बांग्लादेश बना था उस समय ये बांग्लादेश के बॉर्डर पे एक गांव था जिसे भूल से भारत में मिला लिया गया। हालांकि वो गलती रेडिक्लिफ की थी, जिन्होंने वो मार्कन किया था, जो सीमांकन किया था, सीमा फाइनल की थी, वो गलती रेडिक्लिफ की थी। लेकिन जब बांग्लादेश ने इसे वापस मांगा तो क्या भारत अपना कोई क्षेत्र दूसरे देश को दे सकता है? इस विषय में सलाह लेने के लिए अनुच्छेद 143 के तहत उस समय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने उस समय के तात्कालिक राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी से कहा कि आप सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लें। लेकिन ये सार्वजनिक महत्व का विषय नहीं था, इस वजह से सर्वोच्च न्यायालय ने इसमें सलाह दी थी। तो ये था न्यायिक शक्तियों के तहत हमारा अंतिम महत्वपूर्ण बिंदु। अब आपको मैं बताऊं कि ये एक प्रश्न आ चुका है, जेल प्रहरी की परीक्षा में पूछा गया था कि राष्ट्रपति को दी गई न्यायिक शक्तियों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो आपको याद रखना है, ये अनुच्छेद 72 में है, जिसकी शुरुआत मैंने की थी। दूसरा आता है इसमें आपके वित्तीय शक्तियां, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। वित्तीय शक्तियों में सबसे पहले मैं बात करूंगा विनियोग विधेयक की। विनियोग विधेयक जिसका उल्लेख अनुच्छेद 114 में है। सबसे पहले हमारे लिए यह जानना जरूरी है कि विनियोग विधेयक होता क्या है। लोकसभा में जब अनुदान की मांगे पारित हो जाती है तो उसके बाद जो संचित निधि से धन निकाला जाता है या उसमें जमा किया जाता है, जो भी प्रक्रिया होती है उसके लिए एक विधेयक लाया जाता है। मान लीजिए पंचायत विभाग के लिए सरकार ने 20,000 करोड़ पास किए तो उसको कहां से निकाला जाएगा? वो पैसा संचित निधि से निकलेगा। इसके लिए जो विधेयक लाया जाएगा वो विनियोग विधेयक होगा और उस विनियोग विधेयक को लोकसभा में लाने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति जरूरी है। विनियोग विधेयक का उल्लेख अनुच्छेद 114 में दिया गया है। अब आपको यहां पे बताना चाहूंगा मैं कि संचित निधि वह निधि है जिसपे नियंत्रण संसद का है। हमारे देश से जो भी टैक्स जाता है वो सारा संचित निधि में जमा होता है, चाहे वेतन राष्ट्रपति को मिले या सर्वोच्च न्यायालय के पदाधिकारी को मिले, नियंत्रक के महालेखा परीक्षक को मिले। इन सभी राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारियों को जो वेतन मिलता है, पेंशन मिलती है, वो संचित निधि से मिलती है। और संचित निधि के विषय में जो अनुच्छेद है वो भी आपको याद रखना है। अनुच्छेद 266 में संचित निधि के विषय में दिया गया है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है बजट, जिसके विषय में हम अनुच्छेद 112 में पढ़ते हैं। पूरे साल का वित्तीय लेखा जोखा बजट कहलाता है। संसद में पेश करना राष्ट्रपति का काम है, लेकिन राष्ट्रपति स्वयं कभी पेश नहीं करता, इसे वित्त मंत्री पेश करते हैं। लेकिन वित्त मंत्री पेश करने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति लेते हैं और यह सिर्फ लोकसभा में पेश किया जाता है और इसका उल्लेख हम किस में पढ़ते हैं? अनुच्छेद 112 में। इसके साथ साथ आपको यह भी याद रखना है, एक वित्त विधेयक आता है। वित्त विधेयक भी लोकसभा में ही पेश किया जाता है और इसको पेश करने से पहले भी राष्ट्रपति की अनुमति जरूरी है। पॉइंट नंबर 3 पे आता है वित्त आयोग, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 280 में हम पाते हैं। 5 साल में एक बार यह जरूरी है कि राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करेगा। 5 साल में एक बार वित्त आयोग के अध्यक्ष की, वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वित्त आयोग का कार्य है केंद्र एवं राज्यों के मध्य धन का उचित बंटवारा करना।
यह प्रश्न राजस्थान सब इंस्पेक्टर परीक्षा में पूछा गया था कि वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति निम्न में से किस पदाधिकारी द्वारा की जाती है। उचित उत्तर था अन्य ऑप्शन के साथ राष्ट्रपति। आपकी जो परीक्षाएं हैं, चाहे वो टीचर्स की है, रीट, एसएससी, बैंक या किसी अदर स्टेट के टेट की परीक्षा की, तो उसमें इस टाइप के प्रश्न आते हैं। ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में क्लियर होना जरूरी है। अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, ये मेन सारी बातें हमें याद हैं, तो हम आरएएस, प्री तक या किसी अदर स्टेट की जो सिविल सर्विस परीक्षा है उसको भी हम आराम से क्लियर कर सकते हैं। इसके बाद में पॉइंट थर्ड आता है आकस्मिक निधि। आकस्मिक निधि जिसके विषय में हम अनुच्छेद 267 में पढ़ते हैं, जिसके विषय में हम अनुच्छेद 267 में पढ़ते हैं। आकस्मिक निधि सबसे पहले क्या है, अभी मैंने आपको बताया था कि संचित निधि के विषय में, जिस पे नियंत्रण संसद का है और जिसका उल्लेख अनुच्छेद 266 में है। देश से जितना भी धन जो टैक्स के रूप में जाता है वो संचित निधि में जमा होता है, और देश के बड़े पदाधिकारियों को वेतन एवं भत्ते एवं पेंशन संचित निधि से मिलती है। अब आता है कि मान लीजिए संसद सत्र में नहीं है, अचानक हमें धन की जरूरत पड़ गई, तो उस दशा में पैसा कहां से मिलेगा। तो इसके लिए मंत्रिपरिषद द्वारा एक विधेयक पेश किया जाता है, और इस विधेयक को पारित करने का कार्य राष्ट्रपति करते हैं। क्योंकि उस समय जब संसद सत्र में नहीं हो, अचानक धन की जरूरत पड़ जाए, वो धन निकाला जाता है आकस्मिक निधि से, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 267 में है। और आकस्मिक निधि पे नियंत्रण, याद रखना आपको, आकस्मिक निधि पे नियंत्रण राष्ट्रपति का होता है। आपको यह बताऊंगा मैं कि ये जो मेन बातें हैं, यही बातें जब परीक्षा में पूछी जाती है तो अक्सर हम ये सोचते हैं कि शायद ये मैंने कहीं पढ़ा है। तो मैं चाहता हूं कि शायद नाम का कोई वर्ड आपके माइंड में नहीं आए, और ये सारा कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर रहेगा तो कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं जाएगा। क्योंकि अभी मैंने जो उत्तर आपको बताए थे, जो एग्जाम्पल बताए किस टाइप के प्रश्न आते हैं। संचित निधि पर नियमन में से किसका नियंत्रण होता है। मान लीजिए प्रश्न आपके आ गया, आप किसी भी शैक्षिक परीक्षा में या अन्य प्रकार की पटवार परीक्षा में या पुलिस डिपार्टमेंट की परीक्षा में, रीट की परीक्षा में या एस्टेट या यूपी टेट की परीक्षा में बैठ रहे हैं, और आपके सामने प्रश्न आ जाता है कि निम्न में से आकस्मिक निधि पर किसका नियंत्रण है। निम्न में से आकस्मिक निधि पर, फिर से सुनना, आकस्मिक निधि पर किसका नियंत्रण है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ऑप्शन डी लोकसभा। तो आपके सामने इस टाइप के ऑप्शन आते हैं, तो उस समय कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि संचित निधि और आकस्मिक निधि में क्या फर्क है, दोनों पे किसका नियंत्रण है। तो याद रखना है कि आकस्मिक निधि पर राष्ट्रपति का नियंत्रण और संचित निधि पर संसद का नियंत्रण है। इसके बाद में पॉइंट थर्ड में हम बात करेंगे सैन्य शक्तियों की। पॉइंट थर्ड में हम बात करेंगे सैन्य शक्तियों की। सैन्य शक्तियों में आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति जो होता है वह सभी सेनाओं का, हमारे 3 प्रकार की सेना है, उन तीनों का क्या होता है, सर्वोच्च कमांडर होता है राष्ट्रपति। सर्वोच्च कमांडर यानी कमांडर इन चीफ होता है, और तीनों सेनाओं के जो हेड होते हैं उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अब यहां पे एक प्रश्न पूछा गया था पटवार परीक्षा में कि गणतंत्र दिवस पे सशस्त्र सेनाओं को परेड की सलामी निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी जाती है। सही ऑप्शन था राष्ट्रपति, अन्य ऑप्शन के साथ सही ऑप्शन था राष्ट्रपति। तो ये प्रश्न में आपको याद रखना है। पॉइंट नंबर 4 में हम बात करेंगे उन्मुक्तियां। पॉइंट नंबर 4 में मैं हम बात करूंगा उन्मुक्तियां, जिसका उल्लेख हम अनुच्छेद 361 में पाते हैं। जिसमें हम किस में उल्लेख पाते हैं, अनुच्छेद 361 में उन्मुक्तियां यानी प्रिविलेज, जिसको हम प्रिविलेज या राष्ट्रपति को प्राप्त
विशेष अधिकार, राष्ट्रपति को प्राप्त विशेष अधिकार कह सकते हैं। अब ये विशेष अधिकार कौन से हैं, तो आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति अपने कार्यकाल में जो भी कार्य करता है उसके लिए न्यायपालिका के प्रति वह जिम्मेदार नहीं होता। दूसरी बात, जब तक वह अपने पद पर है न उसे गिरफ्तार किया जा सकता, न उसे कारावास में डाला जा सकता। पॉइंट नंबर 3, राष्ट्रपति द्वारा किए गए कार्यों के लिए राष्ट्रपति अपने द्वारा किए गए कार्यों के लिए न्यायपालिका के प्रति कभी भी जिम्मेदार नहीं होता। और लास्ट का पॉइंट 4 है, वो आपको विशेषकर याद रखना है कि क्या राष्ट्रपति के विरुद्ध किसी भी दशा में कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती? बात ऐसी नहीं है। यदि राष्ट्रपति ने पद ग्रहण करने से पहले व्यक्तिगत तौर पे कोई अपराध किया है या समय अवधि पूरी होने के बाद अर्थात आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ टेन्योर यदि उसने व्यक्तिगत तौर पे कोई अपराध किया है तो उस समय उसके विरुद्ध सिर्फ दीवानी वाद यानी सिविल केस किया जा सकता है। एक बार फिर से कहूंगा, उसके विरुद्ध सिर्फ सिविल केस किया जा सकता है, लेकिन ऐसा करने से पहले वाद कोर्ट में दायर करने से पहले उसे कम से कम 2 मास पहले इसकी सूचना देनी होगी राष्ट्रपति को। अब उस सूचना में उसे बताना होगा कि कौन व्यक्ति उसके विरुद्ध वाद दायर कर रहा है, उसका नाम क्या है, कहाँ का रहने वाला है, उसकी क्या डिटेल है, पूरी बात राष्ट्रपति को बताई जाती है कि वह आपके विरुद्ध इस अपराध में जो कि आपके द्वारा किया गया था, आपके राष्ट्रपति बनने से पहले या राष्ट्रपति बनने के बाद में आपने व्यक्तिगत तौर पे यह अपराध किया था, उस केस में वो आपके वाद दायर करना चाहता है। तो साथियों, आज जो मैंने आपके सामने प्रश्न रखे सारे राष्ट्रपति को प्राप्त इन तीनों शक्तियों से संबंधित थे, चाहे वो न्यायिक शक्ति है, वित्तीय शक्ति है, सैन्य शक्ति है या उसको प्राप्त उन्मुक्तियां हैं। अगले वीडियो में आपके साथ में बात करूंगा सबसे महत्वपूर्ण शक्तियां जो कि राष्ट्रपति को प्राप्त है, और वो है इमरजेंसी, आपातकालीन शक्तियां। उन शक्तियों पर विस्तार से मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और एक बार फिर से आपको जय हिंद कहते हुए उम्मीद करूंगा कि आप जो भी मेहनत कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिले। थैंक यू।